हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू को टावर के अंदर सभी प्रोफेशन का पुतला बनाकर उसको उन्हीं प्रोफेशन वालों से लड़वाते हैं, जिसमें लिन मोयू उन सभी प्रोफेशन को उन्हीं के हमलों का इस्तेमाल करके उनसे भी कम लेवल पर रहकर उन सभी को मात दे देता है। तो ऐसे एडवांस पपेट को देखकर वहां पर लड़ने आए प्रोफेशन भी बहुत सवालों में पड़ जाते हैं। फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो पपेट लिन मोयू है, तो अब वे सारी बातें समझ जाते हैं। फिर पूरे 10 दिनों तक उन सभी के साथ खेलने के बाद लिन मोयू गॉड बाय से मिलता है, तो वे उसे और भी आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब लिन मोयू बाहर निकलकर अपने पुराने वाले साथियों से मिलता है, तो थोड़ी नई पुरानी बातें होती है, जिसके बीच में राजकुमारी अपनी ओर से लिन मोयू को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए लिन मोयू को शाही लेखागर ले जाने आती है। और लिन मोयू को वहां पर ले जाने से पहले उसके आगे एक और सौदा रखती है, जिसमें लिन मोयू की मदद से वो अपने शाही घराने के पास मौजूद डंजन को अपग्रेड करवाना चाहती है। तो जैसे ही लिन मोयू उस डंजन को देखता है, तो पता चलता है कि ये तो एक तत्व वाला डंजन है। तो लिन मोयू उस डंजन को जितनी बार चाहे उतनी बार पार करने दिया जाए, इस शर्त के साथ अपग्रेड करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक राजकुमार आकर थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर देता है। तो लिन मोयू उस राजकुमार का और उसके पीछे मौजूद सभी लोगों का भी दिमाग ठिकाने पर ला देता है। फिर आराम से डंजन के अंदर जाकर एक अलग ही तरह के मॉन्स्टर से लड़कर बड़ी ही आसानी से उस डंजन को अपग्रेड कर लेता है। लेकिन इस डंजन के आखिर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है और अंत में एक तलवार के साथ कुछ प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसमें बिजली का देवता उस वीरान जगह के जानवरों के राजा से लड़ रहा है। तो वहां उस लड़ाई के अंदर दाढ़ी वाले बिजली के देवता सामने से आगे बढ़ रहे टाइगर किंग से लड़ने के लिए अपनी कड़कड़ करती हुई बिजली की तरह तेज तलवार उठाते हैं और बहुत स्पीड के साथ वार कर देते हैं। तो वुश करके जाता हुआ बिजली का वार सामने से वो डेसलेट किंग भी सर करता हुआ अपने पंजे के वार से रोक लेता है। तो वहां पर एक बहुत बड़े बूम की आवाज आती है, जिसके अगले ही पल बिजली के देवता फ्लैश के साथ तुरंत उस डेसोलेट किंग के पास पहुंचकर उस पर बहुत नजदीक से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी सोच से बिल्कुल ही विपरीत वो डेसोलेट किंग अपने मजबूत शरीर के साथ उस बिजली के देवता के हाथ को अपने एक पंजे से रोक लेता है और वुश की आवाज के साथ अपना दूसरा पंजा तुरंत ही उनके पेट में दे मारता है। तो अब उस प्रोजेक्शन के अंदर ये नजारा देखकर लिन मोयू की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। सामने मौजूद सारा नजारा शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है और लिन मोयू खराब पड़े चेहरे में पसीने के साथ चिल्लाकर कहता है, बिजली का देवता मारा जा चुका है। इतना ताकतवर देवता और वीरान जगह के जानवरों के राजा के हाथों मारा गया, बस ऐसे ही। फिर जैसे ही वो प्रोजेक्शन खत्म होता है, तो लिन मोयू को हाथ में बहुत ही ज्यादा सरसराती हुई वाइब्रेशन महसूस होती है। तो जैसे ही लिन मोयू तलवार की ओर देखता है, तो वहां पर कड़कड़ाती बिजली का धमाका होता है, जैसे वो तलवार बिजली के देवता की मौत पर गुस्सा हो गई हो। तो लिन मोयू भी उसकी भावनाओं को समझता हुआ कहता है, अगर मुझे भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे मास्टर को वापस जगाऊंगा। जिसके बाद वापस उस तलवार के अंदर से फ्लैश के साथ बहुत सारी बिजली और रोशनी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते उश के साथ वो तलवार लिन मोयू के हाथ में बहुत बड़ी से बिल्कुल छोटी हो जाती है। और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लाइटनिंग गॉड की तलवार है, जो कि बिजली के देवता के महल को खोलने की चाबी भी है। तो अब लिन मोयू भी डंजन खत्म होने पर वहां से बाहर टेलीपोर्ट होते हुए बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ उस तलवार वाली चाबी को अपनी मुट्ठी में कसता है और आश्वासन देता हुआ कहता है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी बात पर अड़िग रहूंगा। जिसके बाद तुरंत ही फ्लैश के साथ लिन मोयू बाहर उस डंजन गेट के आगे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहां पर उसके सामने राजकुमारी और खुद राजा भी मौजूद है। तो लिन मोयू बाहर निकलकर सामने राजा को देखता है, तो तुरंत एक हाथ सीने पर रखकर नीचे झुकता है और नमस्ते करता हुआ कहता है, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। तो सामने राजा जी आंखें बंद करके स्माइल के साथ जवाब में एक हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं, मैं पिछले कुछ समय से डिवाइन जनरल लिन के कारनामों के बारे में सुन रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि डिवाइन जनरल लिन इतने यंग हो गए। सचमुच अगली पीढ़ी वाकई बहुत ताकतवर है। तो सामने लिन मोयू भी खड़ा होकर बिना भावनाओं में बहे कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। जिसके बाद लिन मोयू की ओर देखकर राजा जी उस राजकुमार के बारे में बताते हुए कहते हैं,
डोंग फेंग शुंग ने जो पहले किया था उसके लिए मैं शाही घराने की ओर से डिवाइन जनरल लिन से माफी मांगता हूँ। फिर राजा जी पास मौजूद राजकुमारी की ओर मुड़कर लिन मोयू को आगे कहते हैं, अगर डिवाइन जनरल लिन को कुछ भी चाहिए तो वे सीधा याओ से कह सकते हैं। जब तक वो चीज शाही घराने की ताकत में होगी तब तक वो पक्का पूरी कर दी जाएगी। तो ये सुनकर राजकुमारी भी आंखें बंद करके अदब से थोड़ी सी झुकती है और राजा जी के प्रस्ताव पर लिन मोयू जवाब में धन्यवाद करता हुआ कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर खुद भी सामने प्रस्ताव देता हुआ कहता है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बस मुझे बता देना महाराज। तो ये सुनकर राजा जी एक हाथ ऊपर करते हैं और जवाब में कहते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा शाही घराना डिवाइन जनरल लिन का अच्छा दोस्त रहेगा। फिर कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम यंग बच्चे आपस में बातें करो। तो राजा जी के जाने के बाद राजकुमारी लिन मोयू की ओर मुड़ती है और डंजन की मदद के लिए एक हाथ सीने पर रखकर कहती है, थैंक यू लिन मोयू। तो सामने जवाब में लिन मोयू कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी उसमें कुछ मिला है जो मुझे चाहिए था। जिसके बाद तुरंत ही लिन मोयू वापस पीछे मुड़कर डंजन गेट की ओर आगे बढ़ने लगता है और पीछे राजकुमारी की ओर देखकर कहता है, मुझे अभी भी कुछ और बार डंजन पार करने की ज़रूरत है। तुम्हारे लोग लगभग 3 घंटों बाद अंदर जा पाएंगे। तो सामने जवाब में राजकुमारी आंखें बंद करके स्माइल के साथ हाथ हिलाती है और कहती है, ठीक है। जिसके बाद लिन मोयू लगातार उस बिजली वाले डंजन को एक के बाद एक करके कई बार पार करता है और हर बार आखिर में उस बॉस से लड़ने के लिए अपने बिजली की तरह तेज पंखों के साथ सोल फ्लेम और कर्स वाली जंजीरों का इस्तेमाल करता है। ऐसे पूरे 3 घंटों बाद जेब में हाथ डालकर आराम से डंजन में से बाहर निकलता है और सामने मौजूद राजकुमारी को कहता है, मेरा काम खत्म हो गया है। तो राजकुमारी कहती है, ग्रेट, तो फिर चलो अब हम जाकर ग्रैंडपा ली से मिलते हैं। तुम जिन प्राचीन लेक के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में उन्हें जरूर पता होगा। तो अब वहां से बाहर निकलकर वापस गेट के आगे पहुंचते हुए लिन मोयू पीछे पीछे चलता रहता है और राजकुमारी आगे चलते हुए हवा में चिल्लाकर कहती है, ग्रैंडपा ली, डिवाइन जनरल लिन ने अपना डंजन का काम खत्म कर लिया है। तो तुरंत वहां चलते हुए लिन मोयू और राजकुमारी के ऊपर फ्लैश की आवाज के साथ नीली टेलीपोर्टेशन की लाइट आती है और वुश के साथ उन दोनों को वहां से गायब कर लेती है, जो उन्हें एक येलो कपड़ों में आराम से बैठकर चाय के मजे ले रहे बूढ़े अंकल के पास ले जाती है, जिनके पीछे बड़े बड़े दराज में कई सारी किताबें मौजूद है, जिनकी और राजकुमारी ग्रैंडपा ली कहती हुई भागने लगती है और तुरंत पास जाकर उन अंकल के कप में चाय डालते हुए लिन मोयू की ओर देखती हुई कहती है, ग्रैंडपा ली, यही है वो डिवाइन जनरल लिन जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो राजकुमारी की बात सुनकर अंकल आंखें बंद करके हंसने लगते हैं और जवाब में कहते हैं, लिटिल याओ, इस बूढ़े आदमी की याददाश्त अभी तक इतनी भी बुरी नहीं हुई है। और मन में कहते हैं, मैंने बस ये नहीं सोचा था कि वो इतना यंग होगा। मैंने लिटिल याओ से सुना तो था कि वो लेवल 37 पर एक डिवाइन जनरल बन गया था। फिर वे अंकल तुरंत अपना एक हाथ उठाकर सरसराहट की आवाज के साथ अपनी एनर्जी से पुस्तकालय में मौजूद कई सारी किताबें लिन मोयू के पास लाने लगते हैं। तो ये देखकर खुद लिन मोयू भी चौंक जाता है और तुरंत हुश के साथ उन सभी में से एक किताब लिन मोयू के आगे आती है। तो लिन मोयू आश्चर्य के साथ देखते हुए उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तब अंकल कहते हैं, डिवाइन जनरल लिन के स्टेटस के साथ तुम यहाँ पर मौजूद कोई भी पौराणिक पुस्तक पढ़ सकते हो, और वो भी जब तक तुम चाहो तब तक। तो लिन मोयू उन अंकल की बात पर उस किताब को पकड़ते हुए थोड़े सीरियस फेस में कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। जिसके बाद लिन मोयू एक हाथ चेहरे पर रखकर ध्यान से सभी किताबों के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है और वो राजकुमारी न जाने कौन सा चाय का प्याला भर रही है जो कभी भरता ही नहीं है और ऐसे करके आसपास मंडराती रहती है, लेकिन उसकी आंखें तो लगातार फेविकोल की तरह लिन मोयू पर ही चिपकी रहती है। और वहां पर उसी एनर्जी के सरसराहट की आवाज के साथ अंकल हाथ में चाय का कप उठाते हैं और आंखें बंद करके स्माइल के साथ राजकुमारी की ओर देखते हुए मन में कहते हैं, ये लड़की। लेकिन वहां किताबों के पन्ने पलट रहा लिन मोयू ध्यान से सब कुछ देखते हुए मन में कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था एम्पायर के सीक्रेट लेखागर के बारे में। यहाँ पर कई सारे ऐसे सीक्रेट लेख हैं जिनके बारे में तो खुद शियाजिंग एकेडमी में भी कुछ मौजूद नहीं है। यहाँ पर यी शेन और उन डिवाइन मेज शू येन के बारे में भी रिकॉर्ड मौजूद है। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर
वो इटर्नल ट्रेल के कोर एरिया के बीच में जो मौजूद है उसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी। तो ऐसे एक के बाद एक 2 घंटों तक कई सारी किताबों के पन्ने पलटने के बाद लिन मोयू स्लैम की आवाज के साथ आखिरी किताब नीचे रखता है। तो लिन मोयू के किताब को नीचे रखते ही राजकुमारी पास आकर स्माइल के साथ पूछती है, तो कैसा रहा ये सब, क्या तुम्हें कुछ जरूरी जानकारी मिली? तो राजकुमारी की बात सुनकर लिन मोयू ऊपर उसकी ओर देखता है और स्माइल के साथ कहता है, नॉट बैड, यहाँ पर वाकई कई सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो कहीं और नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ी सी दुख की बात है। तो लिन मोयू के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजकुमारी तुरंत चौंक जाती है और आश्चर्य के साथ सवाल उठाती हुई पूछती है, दुख की बात है? तो जवाब में लिन मोयू थोड़े से बेबस वाले चेहरे के साथ वो किताब ऊपर उठाता है और कहता है, मैं जो चीज ढूंढ रहा था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। तो लिन मोयू की ऐसी बात सुनकर अंकल का ध्यान तुरंत लिन मोयू की ओर जाता है और कहते हैं, ओह, यहाँ तक कि एम्पायर के सीक्रेट लेखागर में भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर पूछते हैं, डिवाइन जनरल लिन क्या जानना चाहते हैं? शायद ये बूढ़ा आदमी कुछ मदद कर पाए। तो अंकल की बात पर लिन मोयू उस ड्रैगन के बारे में सोचकर कहता है, एक तो मैं उस वीरान जगह डेसोलेट वॉइड लैंड के बारे में जानना चाहता हूँ और फिर उस इटर्नल ट्रेल के ऊपर वाले रेल्म के कोर के बीच में मौजूद उस बॉस के बारे में जानना चाहता हूँ। तो लिन मोयू के मुंह से ये बात सुनकर अचानक उन अंकल की आंखें इतनी बड़ी हो जाती है जैसे कुछ खतरनाक सुन लिया हो, जिसके बाद तुरंत ही सरर सरर करती हुई तूफानी एनर्जी के साथ अंकल जलती हुई आंखों में एक हाथ नीचे रखते हैं और जैसे अभी ही लड़ाई करने जा रहे हो वैसे बहुत ही डेंजर वाला लुक देते हैं। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ऐसा लगता है कि सीनियर को कुछ तो पता है। जिसके बाद अंकल अपना एक हाथ ऊपर करते हैं तो गुजरती हुई हवा की आवाज के साथ उश करती हुई एक जंजीरों में बंदी किताब सामने आती है और अंकल कहते हैं, तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो यहाँ पर है। फिर कहते हैं, आम लोग इसे नहीं देख सकते, यहाँ तक कि याओ याओ के पास भी इसके अंदर देखने की योग्यता नहीं है। फिर जैसे ही अंकल वो किताब लिन मोयू की ओर आगे करते हैं तो उसके हाथ में जाते ही उन जंजीरों के अंदर रोशनी होने लगती है और लिन मोयू कहता है, थैंक यू सीनियर, मैं आपका ये एहसान याद रखूंगा। तो सामने अंकल वापस अपने लड़ाई वाले मोड में से शांत होकर बंद आंखों में स्माइल करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और लिन मोयू बिना एक भी पल गवाए तुरंत ही उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। तो उस किताब के अंदर जो जानकारी मौजूद है वो देखकर लिन मोयू भी बहुत चौंक जाता है और मन में कहता है, क्या इटर्नल ट्रेल के कोर के बीच में जो मौजूद है वो असल में उस वीरान जगह डेसोलेट वॉइड लैंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसने पहले कई सारे वीरान जगह के जानवरों को मारा भी है। फिर लिन मोयू उस ड्रैगन और उस वीरान जगह के जानवरों के राजा के बीच में लड़ाई होती हुई सोचकर आगे कहता है, यानी डेसोलेट बीस्ट भी आखिरकार अमर तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ बात बस जरूरत जितनी ताकत होने पर निर्भर करती है। इस तरह से उस सीक्रेट किताब में मौजूद सारी जानकारी पढ़ने के बाद लिन मोयू किताब को बंद करता है और आंखें बंद करके मन में कहता है, हालांकि शाही लेखागर में कई सारे अनजाने सीक्रेट मौजूद है, फिर भी मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। इतना सोचने के बाद लिन मोयू आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मेरा पढ़ने का काम खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही लिन मोयू के मुंह से ये सुनाई देता है कि अब उसका यहाँ पर काम खत्म हो गया है तो तुरंत राजकुमारी खुशी के मारे चमकती हुई खड़ी हो जाती है और कहती है, बहुत अच्छा है। फिर तुरंत वहां से लिन मोयू के साथ जाने के लिए उतावली होती हुई स्माइल के साथ आंखें बंद करके अंकल को बाय बाय करती है और कहती है, ग्रैंडपा ली, हम अब आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, मैं जाकर डिवाइन जनरल लिन को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। और तभी लिन मोयू भी एक हाथ सीने पर रखकर अंकल को नमस्ते करता है, जिसके बाद तुरंत ही उन दोनों के ऊपर नीली टेलीपोर्टेशन की लाइट होना शुरू हो जाती है और राजकुमारी कहती है, चलो चले। फिर लिन मोयू से बात करने के बहाने निकालती हुई आगे कहती है, ये शाही लेखागर है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम शायद खो भी सकते हो। जिसके बाद वे दोनों खड़े रहते हैं और कुछ समय तक टेलीपोर्टेशन की सरसराहट की आवाज लगातार आती ही रहती है। तो इस टेलीपोर्टेशन की ओर देखकर लिन मोयू को कुछ ठीक नहीं लगता, जहां पर लगातार 5 मिनट तक बिल्कुल वैसी ही हालत में रहने की वजह से राजकुमारी को भी अब सवाल उठने लगता है। तो पूछती है,
यहाँ पर हो क्या रहा है? हम अभी तक बाहर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए? लेकिन लिनमोयू बिल्कुल शांत अंदाज में परिस्थिति को समझते हुए जवाब में कहता है, हम पूरे 5 मिनट से टेलीपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक तो हमने शायद डिवाइन शिया एम्पायर के बॉर्डर को भी पार कर दिया होगा, जिसके कुछ ही पल में टेलीपोर्टेशन की लाइट रुक जाती है और वे दोनों हरे रंग की रोशनी से भरी हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही एक तेज सरसराहट करता हुआ हवा का झोंका आकर उन्हें लगता है। तो राजकुमारी दोनों हाथ क्रॉस करके अपना चेहरा ढक लेती है, जिसके बाद वहां का पूरा नजारा दिखाई देता है। तो मालूम चलता है कि वो सरसराहट करती हवाएं सामने मौजूद बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से होकर आ रही है। और उस जगह को देखकर राजकुमारी तुरंत उसे पहचान जाती है, तो टेंशन के मारे चिल्लाकर कहती है, ये तो लाशों की जगह है। हम यहाँ लाशों के रेल में कैसे पहुंच गए? तभी वहां राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास मौजूद पहाड़ में से एक मॉन्स्टर तेजी से फुल स्पीड में जंप लगाकर उन पर हमला करने के लिए आता है, जिसकी ओर राजकुमारी का ध्यान जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर नीचे जमीन को छू पाए उससे पहले तो लिनमोयू एक हाथ ऊपर करता है, तो अपने स्केलेटन फैंग की हड्डियां जमीन में से इस तरह से बाहर निकलती है कि सिर्फ एक ही स्लैश में सब्जियां कटने की आवाज के साथ वो मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर लिनमोयू बिना घबराए जो कुछ हुआ है उसके बारे में सवाल उठाता हुआ राजकुमारी को पूछता है, हम यहाँ पर कैसे पहुंचे? लेकिन राजकुमारी तो सामने का नजारा देखकर इतनी डरी हुई है कि पूरी पसीने के साथ बड़ी बड़ी आंखें खोलकर कहती है, मुझे भी नहीं पता। तो अब लिनमोयू जो हो चुका है उसके बारे में जानने से पहले जिस जगह पर वे पहुंचे हैं उसके बारे में पूछता हुआ राजकुमारी को कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि ये लाशों का रेल्म है क्या? लेकिन वहां मौजूद मॉन्स्टर को लिनमोयू और राजकुमारी के होने की भनक लगती है, तो सभी तुरंत मुड़कर उनकी ओर देखने लगते हैं। और तभी राजकुमारी अपने भाई के सवाल का जवाब देती हुई सामने की ओर देखकर कहती है, मैंने सुना था कि ये कभी एक छोटी सी पौराणिक दुनिया हुआ करती थी, लेकिन ग्रेट बैटल के दौरान किसी ने यहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया म्यूटेट हो गई और उसके परिणाम में यहाँ पर मौजूद सभी इंसान आखिर में जाकर एक सड़ते हुए लाश बनकर रह गए। वहाँ पीछे मुड़े हुए मॉन्स्टर करके उन दोनों पर हमला करने के लिए भागना शुरू कर देते हैं और राजकुमारी अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहती है, हम कुछ भी करके उन लाशों को हमें काटने नहीं दे सकते। ऐसा होने से उनके अंदर मौजूद प्लेग पॉइजन हम पर लग जाएगा और फिर हम भी उन्हीं की तरह सड़ती हुई लाशें बनकर रह जाएंगे। यानी सीधा सीधा कहे तो ये ज़ॉम्बी की दुनिया है। तभी वहां पर अचानक से तेज बारिश के साथ कड़कड़ाती हुई एक बिजली आसमान से लेकर जमीन तक उतर आती है। तो अचानक इस तरह से तेज बारिश होकर बिजली कड़कने लगती है, तो ऊपर की ओर ये नजारा देखकर लिनमोयू सवाल उठाता हुआ कहता है, क्या वो बारिश है? तभी वह उस बारिश के साथ साथ अचानक से तेज हवाएं भी बहने लगती है और लिनमोयू को उस बारिश में कुछ ठीक नहीं लगता, तो तुरंत अपना एक हाथ ऊपर करके स्केलेटन आर्मर लगा लेता है और कहता है, ये बारिश का पानी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पर दिखाई देता है कि जैसे ही उस तेज गिरती हुई बारिश की बूंदे जाकर उस राजकुमारी के ऊपर पड़ने वाली होती है, तो वो अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच जैसा कुछ बनाती है। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदे उस कवच को छूती है, तो बूम की आवाज के साथ उस कवच को तोड़कर फुफकारती हुई पर्पल आग उस पर जलने लगती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक हाथ ऊपर करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लिनमोयू तुरंत राजकुमारी को जहरीली बारिश की बूंदों से बचाने के लिए अपना स्केलेटन आर्मर उस पर लगा लेता है। तो ये देखकर राजकुमारी चौंक कर हाँ करती हुई देखने लगती है। फिर जैसे ही अपने आप को सुरक्षित पाती है, तो तेज धड़कती हुई धड़कनों की आवाज के बीच में आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ती है और अपने आप को शांत करती हुई कहती है, हाँ थैंक यू। और लिनमोयू वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हुआ अपना अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकाल कर देखता है और मन में कहता है, यहाँ तक कि यहाँ पर तो अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये लाशों का रेल्म मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्पेशल है। फिर वहां पर दिखाई देता है कि उस कड़कती हुई बिजली के नीचे मौजूद दोनों ज़ॉम्बी को लिनमोयू ने वापस स्केलेटन फैंग के साथ लटका कर रख दिया है और पीछे देखकर राजकुमारी को कहता है, जबकि तुम्हें ये पता है कि लाशों का रेल्म क्या है, तो तुम्हें ये भी जरूर पता होगा
कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं, बराबर। तो लिन मुई के सवाल पर जवाब में राजकुमारी कहती है, मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारे डोंग फेंग क्लैन के शाही परिवार बनने के पीछे की वजह यही है कि हमारे ऊपर इस लाशों के रेल्म की निगरानी रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस लाशों के रेल्म के बीच में एक सीक्रेट रेल्म मौजूद है, जिसके अंदर मौजूद टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से इंसानी दुनिया में वापस लौटा जा सकता है। तो अब जैसे ही लिन मोई को पता चलता है कि राजकुमारी को सचमुच पहले से ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम था, तो आईब्रो कसकर सवाल उठाता हुआ राजकुमारी की ओर देखकर कहता है, तो फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? तो ये सुनकर राजकुमारी शर्मिंदा हुई सर नीचे करके जवाब में कहती है, अभी अभी मैं बहुत डर गई थी और भूल गई। जिसके बाद लिन मोयू और राजकुमारी वहां से आगे बढ़कर चलते रहते हैं, जहां पर बीच में बहती हुई हवाओं के साथ बारिश की वजह से वहां रास्ते में एक नदी मिलती है और उसके पास एक गुड़गुड़ करके बुलबुलों की तरफ पानी पीता हुआ 2 सर वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है। जिस ज़ॉम्बी को वहां पर लिन मोयू के आने की भनक लगती है तो तुरंत खड़ा होकर उनकी ओर देखता है। तभी वहां पर दिखाई देता है कि उसके 3 सर है और नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लो लेवल की सड़ती हुई लाश है जिसका लेवल 5 है। तो लिन मोयू तुरंत अपना एक हाथ ऊपर करके ऑरा के साथ एक बर्जर्क वॉरियर को बाहर बुलाता है, जो लिन मोयू के पीछे आकर खड़ा रहता है। और अगले ही पल लिन मोयू कहता है, जाओ। तो वो बर्जर्क वॉरियर तुरंत वहां से फुल स्पीड में भागकर आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जो जाकर स्लैश की आवाज के साथ अपनी कुल्हाड़ी 3 सर वाले ज़ॉम्बी के सर पर मारता है। तो उसके सभी सर कद्दू कटने की आवाज के साथ अलग हो जाते हैं। फिर लिन मोयू राजकुमारी की ओर देखकर कहता है, चलो चले। लेकिन राजकुमारी का ध्यान तो सामने मौजूद ज़ॉम्बी पर ही अटक कर रह जाता है और खराब पड़े चेहरे में ज़ॉम्बी की ओर उंगली से पॉइंट करके लिन मोयू को कहती है, 1 मिनट रुको, वहां देखो जल्दी। तो जैसे ही लिन मोयू उस ओर देखता है तो वहां दिखाई देता है कि वो ज़ॉम्बी मरने के बजाय शायद उस बारिश के पानी की मदद से करता हुआ अपना कटा हुआ शरीर वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा है और तुरंत होश के साथ अपने शरीर के दोनों हिस्से तुरंत चिपकाकर एनर्जी से भरा खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नजारा देखकर राजकुमारी इतनी डर जाती है कि टेंशन के मारे पसीने के साथ लिन मोयू के पीछे जाकर छुपने लगती है और कहती है, ये लाशें मारी नहीं जा सकती। और लिन मोयू उनकी ओर देखता हुआ मन में कहता है, यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। जिसके बाद लिन मोयू तुरंत कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए आत्मा वाली आग के साथ अपना हाथ ऊपर उठाता है और फिर आगे कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, इन सभी चीजों के अंदर आत्मा है ही नहीं, इसलिए मेरा सोल फ्लेम उन पर असर नहीं कर सकता। और सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि मेरा कोर्प्स एक्सप्लोजन भी उन पर असर नहीं कर सकता। फिर जैसे ही लिन मोयू को बात कुछ कुछ समझ में आती है तो तुरंत चौंक कर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही लाशें बन गई हो? जिसके बाद तुरंत ही लिन मोयू अपने आर्च मेज को बाहर बुलाता है तो राजकुमारी पीछे उसकी ओर देखने लगती है। लिन मोयू कहता है, मैं ये नहीं मानता, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मारा नहीं जा सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अभी तक उसका सही तरीका नहीं मिला है। और इतना कहते ही पीछे मौजूद आर्चमेज वुश करता हुआ अपना स्टाफ ऊपर उठाता है, जिसके अंदर से एक साथ सभी अलग अलग तत्व के हमले इकट्ठा होकर सामने मौजूद ज़ॉम्बी के ऊपर बूम के साथ पड़ते हैं। तो उसकी वजह से उस ज़ॉम्बी का पूरा शरीर ही गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी मारा जाता है तो लिन मोयू सर नीचे करके सोचता हुआ कहता है, अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, वे कोई जिंदा जीव नहीं है, वे सभी सचमुच मरी हुई लाशें ही है। फिर लिन मोयू पीछे डर डर कर आसपास निगरानी रखती हुई राजकुमारी की ओर देखकर मन में कहता है, हम शाही लेखागर से यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं, तो हमारे टेलीपोर्टेशन के अंदर कोई भी छेड़खानी वही कर सकता है जो शाही परिवार से हो। ऐसा लगता है कि डोंग फेंग क्लैन जैसा दिखाई देता है वैसा आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तभी राजकुमारी भी उसी बात के बारे में सोच रही होती है तो आंखें बंद करके निराश चेहरे में कहती है, मुझे लगता है कि हमारे टेलीपोर्टेशन के अंदर छेड़खानी करने वाले मेरे तीसरे अंकल हो सकते हैं। वे एक लेवल 81 टॉप टीयर प्रोफेशनल है, बहुत शक्तिशाली और हमारे डोंग फेंग क्लैन में ऊंची पदवी पर है। उनका नाम
डोंगफेंग टुओ है और वे डोंगफेंग शुंग के पिताजी भी है। तो लिन मोयू सामने राजकुमारी को सवाल उठाता हुआ पूछता है, अगर उसने मुझे यहाँ पर भेजा है तो क्या उसे डर नहीं है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस लौट आऊंगा? तो ये बात सुनकर राजकुमारी के दिमाग में कुछ बात क्लियर होती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे टेंशन में कहती है, शायद उनका मानना है कि हम यहाँ से जिंदा वापस लौट ही नहीं सकते। फिर राजकुमारी उस जगह की ताकत के बारे में आगे बताती है, कहती है, ये लाशों का रेल्म है, यहाँ पर तो गॉड लेवल एक्सपर्ट भी मारा जा सकता है, और अगर हम किसी चमत्कार की वजह से जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो भी गए, फिर भी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं होगा। तो ये बात सुनकर लिन मोयू अपने सीरियस अंदाज में दांत कस कर कहता है, हाँ, कभी कभी सबूत का होना जरूरी नहीं होता। जिसके बाद लिन मोयू बिल्कुल एक डरावने और डार्क अंदाज में राजकुमारी की ओर देखता है और कहता है, मैं आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ से जिंदा वापस लौटकर उसके साथ हिसाब बराबर करने के लिए आऊँगा, तब तुम्हारा डोंगफेंग क्लैन गलत जगह पर साथ नहीं देगा। तो लिन मोयू के इतने डरावने अंदाज में इतनी खतरनाक बात सुनकर राजकुमारी की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि डर के मारे पसीना पसीना होकर जैसे उसके अंदर से आत्मा निकल गई हो, वैसे उसका सारा रंग ही उड़ जाता है। फिर टेंशन के मारे पसीने से भरी हुई राजकुमारी हाथ अपने मुंह के आगे लाने लगती है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखती हुई मन में कहती है, हालांकि आज तक कभी किसी ने भी डोंगफेंग क्लैन को इस तरह से धमकी देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर आज लिन मोयू शाही परिवार के हाथों इस तरह से मारा जाता है तो मिलिट्री पक्का पूरी तरीके से उथल पुथल कर देगी। फिर तुरंत राजकुमारी अपनी हिम्मत जुटाती हुई दोनों हाथ नीचे करके मुक्का कसती है और लिन मोयू को कहती है, लिन मोयू, जब हम वापस लौटेंगे तब मैं तुम्हें पक्का अच्छे से सफाई दूंगी। एम्पायर के खातिर प्लीज मुझे एक मौका दो। तो ये सुनकर लिन मोयू का ध्यान पीछे की ओर जाता है और जवाब में राजकुमारी को कहता है, वो तुम्हारी सफाई पर निर्भर करेगा कि उससे मुझे संतोष मिलता है या नहीं। तभी वहां पर आसमान में से एक बहुत बड़ी बिजली का धमाका धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर आकर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वहां पर दिखाई देता है कि वो कड़कड़ करती बिजली जाकर नीचे मौजूद एक ज़ॉम्बी पर पड़ रही है, जहां बिजली के खत्म होने के बाद भी उस ज़ॉम्बी के अंदर बिजली की लहर घूमती हुई साफ साफ दिखाई देने लगती है और उस पर्पल बिजली से चमकता हुआ ज़ॉम्बी मरने के बजाय उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि ये लो लेवल सड़ती हुई लाश का लेवल 10 हो गया है। तो ये नज़ारा देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो इवोल्यूशन, यानी बिजली ने असल में लाश को इवॉल्व कर दिया। तो अब ऐसा नज़ारा देखने के बाद लिन मोयू भी गहरी सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, ये लाशों का रेल्म पूरा खतरों से भरा हुआ है, एक छोटी सी गलती और हम यहाँ पर मारे जा सकते हैं, लेकिन शायद ये बहुत बड़ा अवसर भी अपने अंदर छुपा कर बैठा है। लेकिन फिर लिन मोयू सामने रास्ते की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कहता है, लेकिन अभी के लिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। जिसके पीछे पीछे राजकुमारी भी उसके साथ चलने लगती है। फिर सीन चेंज होकर 2 दिनों बाद अपने राजा जी के महल के अंदर जाकर रुकता है, जहाँ पर राजा जी गुस्से में चिल्लाकर सभी को पूछते हैं, क्या सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो गया? तो राजा जी की बात सुनकर वहां पर कोर्ट में मौजूद सभी लोग सोच में पड़े मुंह बंद करके आंखें नीची कर लेते हैं। लेकिन तभी बढ़ते हुए कदमों की आवाज आती है, जिसमें वहां मौजूद लोगों में से कोई एक बीच में आता है। वो आदमी आगे आकर कहता है, हमने पहले ही मास्टर जांग हेयू को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की जांच करने के लिए कह दिया है, वे यहाँ पर कुछ ही समय में आते होंगे। और बिल्कुल उस आदमी के कहे मुताबिक कुछ पल में एक लकड़ी के सहारे चलते हुए बूढ़े अंकल वहां पर आते हैं, जो कि लेवल 89 फॉर्मेशन मास्टर जांग हेयू है। तो उन अंकल को आता हुआ देखकर राजा जी तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर जांग। फिर राजा जी नीचे उतरकर उन अंकल के पास आते हैं और आगे कहते हैं, कैसा रहा, क्या आपको कुछ परिणाम मिले? लेकिन राजा जी के बात पर वे अंकल अपना सर झुका लेते हैं और जवाब देते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, ये ओल्ड मैन सिर्फ सुराग ही ढूंढ सकता है। जिस किसी ने भी इसके साथ छेड़खानी की है वो बहुत ही हुनरमंद है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी एक दूसरे में पूरा उलझा हुआ है और मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। तो उन अंकल की ये बात सुनकर राजा जी को और भी ज्यादा टेंशन होने लगता है। तो पूछते हैं,
क्या इसके लिए और कोई भी रास्ता नहीं है? तो राजा जी के सवाल पर वे अंकल अपनी आंखें खोलते हैं और जवाब में कहते हैं, शायद उस इंसान के पास कोई समाधान हो सकता है। इस तरह से आशा की एक किरण दिखाई देती है। तो राजा जी तुरंत पूछते हैं, कौन है वो? जिसके जवाब में वे अंकल अपने शेंशिया टावर वाले मैंग आनवेन को सोचकर कहते हैं, वो है मैंग आनवेन, जिन्हें गॉड एन भी कहते हैं लोग, जो शेंशिया टावर का कामकाज देखते हैं। यानी अपने मैंग आनवेन भी गॉड लेवल के एक्सपर्ट है और उनका भी अपने गॉड बाई की तरह ही गॉड एन नाम है, लेकिन हमारे लिए तो मैंग आनवेन ही सही है। वे अंकल मैंग आनवेन के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, वे सिर्फ एक दो प्रोफेशन वाले गॉड लेवल एक्सपर्ट ही नहीं है, बल्कि वे इंसानियत के मुख्य प्रोफेशन मास्टर और मुख्य अल्केमिस्ट भी है। तो उन बातों को सुनकर राजा जी तुरंत डिटर्मिनेशन के साथ जवाब में कहते हैं, मैं जाऊंगा और उन्हें अभी आमंत्रित करके ले आऊंगा। इतना कहकर राजा जी तुरंत सर की आवाज में कड़ाके के साथ तुरंत वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी स्पीड से वहां पर मौजूद सभी लोग भी हिल जाते हैं। जिसके बाद सीन जाकर उसी जगह पर रुकता है जहां से लिन मोयू राजकुमारी के साथ महल में जाने के लिए निकला था, जहां पर राजा जी फुल स्पीड में पहुंचकर मैंग आनवेन को जोर से आवाज लगाते हैं और कहते हैं, गॉड एन, डोंग फेंग यी आपसे मिलने आया है, कृपा करके मुझसे मिलने के लिए बाहर आइए। तो इस तरह से राजा जी के चिल्लाने पर पीछे मौजूद लोगों में बातें होने लगती है। कोई कहता है, शेंशिया का डोंग फेंग यी? इतना कहकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर कोई और कहता है, महाराज गॉड एन को ढूंढ रहे हैं, क्या कोई बड़ी बात हो गई है? जिसके अगले ही पल गड़गड़ाहट की आवाज के साथ राजा जी के चारों ओर जैसे बड़ी बड़ी दीवारें आकर एक अलग एकांत जगह बना रही हो, वैसा नजारा दिखाई देने लगता है। तो ये देखकर राजा जी भी चौंक जाते हैं और तभी खड़खड़ करती जंजीरों के बीच में मैंग आनवेन टेलीपोर्ट होकर नीचे आते हैं और कहते हैं, एम्परर डोंगफेंग, आपको यहाँ पर कैसे आना पड़ा? तो अपने मैंग आनवेन के आते ही खुद राजा जी भी सर झुका लेते हैं और कहते हैं, नमस्ते गॉड एन। जिसके बाद मैंग आनवेन दोनों हाथ क्रॉस करके आंखें बंद करते हैं और राजा जी की बातें सुनने लगते हैं, जिसमें राजा जी कैसे लिन मुई महल में आया और कैसे वहां से गायब हुआ उसके बारे में सारी बातें विस्तार से बताते हैं। तो जैसे ही मैंग आनवेन को पता चलता है कि लिन मुई महल में से गायब हो गया है, तो ये सुनकर वे भी टेंशन में आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, क्या गायब हो गया? जिस पर अब मैंग आनवेन की बात सुनकर राजा जी शर्मिंदा होकर अपनी आंखें और सर झुका लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही, किसी ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी की है, लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है। तो राजा जी की बात खत्म होते ही मैंग आनवेन तने हुए सर के साथ राजा जी को कहते हैं, प्लीज महाराज, मुझे तुरंत वहां पर ले चलिए। जिसके बाद राजा जी और मैंग आनवेन बिना एक भी पल गवाए तुरंत वहां से रेड एनर्जी की बीम बनकर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो दोनों वहां से सीधा लाल फॉर्मेशन के साथ शाही लेखागर की उसी जगह पर जाकर रुकते हैं जहां पर से लिन मोयू और राजकुमारी गायब हुए थे। और वहां पर आते आते राजा जी मैंग आनवेन को कहते हैं, यही है वो जगह। तो वहां पर पहुंचते ही मैंग आनवेन सर सर करके गूंजती हुई आवाज के साथ वहां पर हुए टेलीपोर्टेशन के रास्ते किस ओर गए हैं वो देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसके साथ सचमुच छेड़खानी की गई है और जिस किसी ने भी किया है वो वाकई हुनरमंद है। उसने सारे फॉर्मेशन के रास्ते एक दूसरे में उलझा दिए हैं। तो अब उन पहले वाले अंकल जैसी ही बातें मैंग आनवेन से भी सुनने को मिलती है। तो राजा जी टेंशन के मारे कहते हैं, क्या उन्हें सुलझा नहीं सकते? लेकिन मैंग आनवेन उन अंकल से बिल्कुल ही अलग जवाब देते हैं, कहते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिसके बाद मैंग आनवेन अपना एक हाथ ऊपर उठाते हैं और एनर्जी के साथ वुश वुश करते हुए उस फॉर्मेशन के हर सर्कल से निकलकर आगे बढ़ रहे टेलीपोर्टेशन के सभी रास्तों को एक दूसरे में से अलग करने लगते हैं और कुछ ही पल में जोर जोर से दहाड़ती वो एनर्जी धीरे धीरे करके वुश के साथ शांत होने लगती है। तभी मैंग आनवेन कहते हैं, काम हो गया। जो सुनकर राजा जी को अब आशा की किरण दिखाई देने लगती है। तो जवाब जानने के लिए मैंग आनवेन को पूछते हैं, क्या गॉड एन पता लगा सकते हैं कि मेरी बेटी और डिवाइन जनरल लिन कहाँ पर गए हैं? तो राजा जी के सवाल पर मैंग आनवेन आंखें बंद करके अभी अभी सुलझाए हुए सभी रास्तों में देखते हैं और कहते हैं, मुझे देखने दो, आखिरी जगह जहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे वो है। लेकिन जैसे ही मैंग आनवेन को पता चलता है कि वो लोग कहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं,
तो वो जानकर वे बहुत बड़ी टेंशन में पड़ जाते हैं और बड़ी सी आंखें खोलकर कहते हैं, ये तो बुरा हुआ, वे दोनों लाशों के रेल में है जिसकी तुम्हारे डोंगफेंग क्लैन ने पीढ़ियों से निगरानी रखी है। तो अब मैंग आनवेन के मुंह से ये जवाब सुनने के बाद राजा जी की आशा डर, टेंशन और शौक से भरी निराशा में बदल जाती है। पूछते हैं, क्या वे लोग वहां पर कैसे गए हो सकते हैं? लाशों के रेल में जाने का रास्ता तो सील किया हुआ होना चाहिए। जिसके जवाब में मैंग आनवेन वहां पर क्या हुआ उसका पता लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक सील तोड़ने वाले फायर स्टोन का इस्तेमाल किया गया था कुछ समय के लिए सील तोड़ने के लिए, जिसके बाद एक रैंडम टेलीपोर्टेशन का प्रयोग किया गया है। तो अब ये बात जानकर राजा जी के टेंशन के मारे और भी ज्यादा पसीने निकलने लगते हैं। वे उस स्टोन के बारे में सोचकर कांपती हुई आवाज में कहते हैं, सील तोड़ने वाला फायर स्टोन, वो तो एक इंसानी चीज नहीं है बल्कि एक अबिस डीमन की आइटम है। फिर कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे डोंगफेंग परिवार में डीमन की पूजा करने वाले लोग मौजूद हैं? तो अब बात यहाँ तक पहुंच जाती है तो मैंग आनवेन का चेहरा काला पड़ने लगता है, क्योंकि उनकी पहले से ही उन डीमन की पूजा करने वाले लोगों से 36 का आंकड़ा चल रहा है। और कहते हैं, डीमन की पूजा करने वाले लोग। जिसके बाद मैंग आनवेन अपने ख्यालों में से बाहर निकलकर राजा जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, महाराज डोंगफेंग, अगर मोयू इस बार सही सलामत वापस लौटने में कामयाब हो पाता है तो आप इंपीरियल रॉयल फैमिली बने रह सकते हैं, लेकिन अगर उसे कुछ भी होता है तो मैंग आनवेन की सिर्फ इतनी सी बात सुनकर ही राजा जी का चेहरा टेंशन के मारे सुन्न पड़ जाता है। लेकिन मैंग आनवेन अपने दोनों मास्टर के साथ अपनी बात, या फिर यूं कहूं कि अपनी धमकी खत्म करते हुए कहते हैं, शेंशिया टावर पर्सनली यहाँ पर आएगा, गॉड बाय का जलता हुआ मुक्का, गॉड कुआन की महान तलवार और आर्मी के लड़ाई वाला फॉर्मेशन भी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा डोंगफेंग क्लैन इनमें से किसी एक को भी देखना चाहेगा, है कि नहीं? फिर मैंग आनवेन स्ट्रेट फेस में कहते हैं, लिन मोयू खुद मेरा, गॉड बाय और गॉड कुआन तीनों का डिसाइपल है। एक मिनट, यानी मैंग आनवेन ने भी अपने भाई को डिसाइपल मान लिया है? सही है। वे आगे कहते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन भी उस इंसान की इकलौती डिसाइपल है। तुम तो जानते ही हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद राजा जी की हालत बिल्कुल एक जीते जी मरे हुए इंसान जैसी हो जाती है। जो सर नीचे करते हैं तो वहां उन्हें अपनी आत्मा निकलती हुई लाश जमीन में गड़ी दिखाई देने लगती है और मन में कहते हैं, अगर लिन मोयू मारा जाता है तो मेरे डोंगफेंग क्लैन को भी मौत में उसका साथ निभाने के लिए कब्र में साथ साथ जाना पड़ेगा। लेकिन फिर तुरंत ही राजा जी अपने होश में लौटकर सामने देखते हैं और टेंशन में मैंग आनवेन को कहते हैं, आप शांत हो जाइए, मेरी बेटी भी उस लाशों के रेल में गिरी है और मैं भी बहुत चिंतित हूँ, लेकिन अभी लाशों के रेल में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद राजा जी वापस टेलीपोर्ट की लाइट में वुश के साथ मैंग आनवेन को लेकर कहीं पर जाने लगते हैं और कहते हैं, मेरे साथ आइए गॉड एन। इतना कहकर वे मैंग आनवेन को अपने रॉयल क्लैन की गहराइयों में जमीन के नीचे मौजूद लाशों वाले रेल्म के दरवाजे पर ले जाते हैं, जिसे कई सारी येलो जंजीरें और मंत्रों के साथ एक यंत्र के ऊपर बांध कर रखा गया है। जहां पहुंचकर सामने मौजूद उस नजारे को देखते हुए मैंग आनवेन उसे पहचान कर कहते हैं, एक पौराणिक गॉड लेवल फॉर्मेशन। तो सामने जवाब में राजा जी कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ा हुआ है। तो तुरंत उसकी और मैंग आनवेन हाथ आगे करते हैं और वुश के साथ गूंजती हुई कई सारी एनर्जी की रिंग उनके हाथ के आसपास आ जाती है। तब वे सर कसकर सामने की ओर कहते हैं, बाहर आओ फॉर्मेशन की आत्मा। तो इतना कहते ही वह उस पत्थर के ऊपर वाइब्रेशन होता हुआ एक येलो एनर्जी का गोला आता है और उसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये इस फॉर्मेशन की आत्मा है। गॉड लेवल फॉर्मेशन में सभी के अंदर आत्मा होती ही है। फॉर्मेशन का लेवल जितना ज्यादा और जितने लंबे समय तक उस फॉर्मेशन को लगा कर रखा होता है, उतना ही ज्यादा उस फॉर्मेशन के आत्मा की बुद्धि का विकास होता है। वो आत्मा बाहर निकलते ही अदब के साथ कहती है, आपका स्वागत है आदरणीय गॉड लेवल फॉर्मेशन मास्टर। फिर अपने बारे में बताती है, कहती है, मैं इस डीमन सीलिंग एरे की आत्मा हूँ। इस लाशों के रेल्म के सील की निगरानी रखने और लाशों को बाहर आने से रोकने की जवाबदारी के साथ
जिसकी बात सुनने के बाद मैंग आनमैन उसे कहते हैं, मैं लाशों के रेल्म में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहां पर भेज सकते हो? तो मैंग आनमैन की बात पर वो आत्मा साफ साफ मना कर देती है और कहती है, असंभव। लाशों के रेल्म का रास्ता हर 100 सालों में एक बार खुलता है। सीलिंग टाइम के दौरान कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। जिस पर मैंग आनमैन सर कसते हुए भार देकर कहते हैं, क्या हो अगर मेरा अंदर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो? जिसके जवाब में वो आत्मा कहती है, अगर आप जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करोगे तो फॉर्मेशन अपने आप को ब्लास्ट कर देगा और फिर सारी एनर्जी सील को वापस लगाने में लग जाएगी। जो कोई भी ट्रांसेंडेंट लेवल से आधे कदम दूर से नीचे के लेवल पर है वे अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अब ये जानने के बाद मैंग आनमैन उस टाइम के बारे में जानने के लिए आत्मा को पूछते हैं, अगली बार रास्ता खुलने में कितना समय बाकी है? जिसके जवाब में वो आत्मा कहती है, 3 साल 12 दिन 3 घंटे 21 मिनट और 55 सेकंड। तो अब ये समय सुनने के बाद मैंग आनमैन को बहुत गुस्सा आने लगता है, तो दांत कसकर फूली हुई नसों में कहते हैं, 3 साल राह देखेंगे तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। फिर मैंग आनमैन लिन मोयू के निकलने के रास्ते के बारे में जानने के लिए आगे पूछते हैं, अगर कोई किसी वजह से लाशों के रेल में चला जाता है तो वो वापस बाहर कैसे निकल सकता है? जिसका जवाब देती हुई आत्मा कहती है, लाशों के रेल के बीच में एक बाहर निकलने का रास्ता है। अगर वे इंसान है तो वे उस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। तो अब मैंग आनमैन वापस अपने हाथ से एनर्जी बाहर निकालते हुए उस आत्मा की ओर करते हैं, जिससे एक छोटे से बूम की आवाज आती है और वे कहते हैं, बहुत अच्छे, अगर कोई भी उस रास्ते से बाहर निकलता है तो तुम मुझे तुरंत बताना। जिसके बाद वो आत्मा अब गड़गड़ करती हुई वापस जाने लगती है और जाते जाते मैंग आनमैन को कहती है, जैसी आपकी आज्ञा माननीय गॉड लेवल फॉर्मेशन मास्टर। और अब ऊर्जा के बहाव के साथ मैंग आनमैन की सरसराहट से भरी एनर्जी और भी ज्यादा गूंजने लगती है और वे कहते हैं, अब हम तुम्हारे परिवार के गद्दार से निपटने के लिए जा सकते हैं। लेकिन राजा जी तो मैंग आनमैन के गुस्से से भरे ऐसे चेहरे को पहली बार देखकर उनके प्रेशर के नीचे बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। फिर वे दोनों स्विश और वुश की आवाज करती हुई टेलीपोर्टेशन की लाइट के साथ उस जमीन के अंदर वाली जगह से बाहर किसी इमारत के आगे जाकर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर मैंग आनमैन अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहते हैं, सील तोड़ने वाले फायर स्टोन का इस्तेमाल पक्का अबिस के एनर्जी की निशानी छोड़कर जाएगा। तो राजा जी वहां पर पहुंचकर आसपास का नजारा देखते हुए मन में कहते हैं, ये तो डोंगफेंग टुओ का किला है। और मैंग आनमैन के तरीके के बारे में सुनकर मैंग आनमैन से कहते हैं, गॉड एन के कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अबिस का ऑरा मौजूद है? जिनको जवाब में मैंग आनमैन कहते हैं, बिल्कुल सही। तो अब राजा जी के पास अपने क्लैन को बचाने के लिए असली गुनहगार को सजा दिलाने का रास्ता मौजूद है। तो चिल्लाकर कहते हैं, डोंगफेंग टुओ बाहर निकाल। फिर जैसे ही मैंग आनमैन और राजा जी उस महल के अंदर वीरान पड़े वातावरण में उल्टी कुर्सी करके बैठे हुए उस इंसान के नजदीक जाने लगते हैं, तो जाते जाते उस हॉल में उन दोनों के चलने के कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। जिसके नजदीक पहुंचते हुए राजा जी उन आदमी को कहते हैं, डोंगफेंग टुओ, क्या तुम जानते हो तुमने क्या गुनाह किया है? लेकिन वो आदमी ना ही कुछ बोलता है और ना ही कुछ करता है। तो राजा जी उसके पास पहुंचकर थोप की आवाज के साथ कंधे पर हाथ रखते हैं और चिल्लाते हैं, डोंगफेंग टुओ। इतना कहकर स्विश के साथ जैसे ही उस आदमी को पीछे घुमाते हैं तो पता चलता है कि ये तो उस आदमी का सिर्फ पुतला ही है। तो उसकी ओर देखकर राजा जी कहते हैं, ये तो एक कठपुतली। जिसके बाद राजा जी उसे छोड़ देते हैं और टेंशन वाले चेहरे में कहते हैं, उसने इस कठपुतली का इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने ऑरा और छिपने की जगह को छिपा कर रख सके, यानी वो भाग चुका है। तो अब ये देखकर मैंग आनमैन गुस्से में तने हुए चेहरे के साथ कहते हैं, मैं मिलिट्री की ओर से उसका अरेस्ट वारंट जारी करूंगा और शाही घराने की ओर तुम खुद से संभाल लो। फिर मुक्का ऊपर उठाकर आगे कहते हैं, अगर लिटिल यू को कुछ भी होता है तो इतना कहकर मैंग आनमैन तुरंत वहां से फुल स्पीड में स्प्लैश की तरह आवाज करते हुए वहां से सीधे बाहर निकल जाते हैं। जहां बाहर पहुंचते ही जंजीरों की बारीक गड़गड़ाहट के साथ सीधा शेंशिया टावर ही पूरे शाही महल पर निकल आता है, जिसका प्रेशर उस शाही महल पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। और उस प्रेशर के साथ बूम की आवाज आती है तो वहां पर मौजूद सभी लोग
टेंशन में पड़ जाते हैं। दूर मौजूद आदमी पूछता है, क्या हुआ है? तो इस तरफ खड़े अंकल ऊपर की ओर देखकर महसूस करते हुए कहते हैं, ये तो एक गॉड लेवल के एक्सपर्ट का ऑरा है। उसी समय वहां शाही लेखागर के अंदर अपने वे बूढ़े अंकल शांति से चाय पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें भी इस एनर्जी के बारे में महसूस होता है तो उनकी भी आंखें चौड़ी हो जाती है, जो अगले ही पल स्विश के साथ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके तुरंत वहां उस सेंशिया टावर के नीचे टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और वहां पहुंचकर ऊपर मौजूद नजारा देख रहे होते हैं। तभी उनके पास वुश के साथ एक और इंसान टेलीपोर्ट होकर वहां पर आता हुआ दिखाई देने लगता है, जो कि एक गोल्डन आर्मर पहना हुआ आदमी है, जो डोंग फेंग क्लैन का खुद का गॉड लेवल एक्सपर्ट डोंग फेंग जान है। वे वहां पर आकर ऊपर का नजारा देखते हुए कहते हैं, शेंशिया टावर, हमने कब गॉड एन को गुस्सा दिलाया? तो पास मौजूद अपने अंकल टेंशन वाले चेहरे में नीचे देखकर कहते हैं, ये गॉड एन की ओर से वार्निंग है। तभी उन दोनों लोगों के पीछे अपने राजा जी भी टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और चिल्लाकर दांत कसते हुए सभी को ऑर्डर देकर कहते हैं, डोंग फेंग टुओ को ढूंढ निकालो, उसे जिंदा वापस लेकर आओ या फिर कम से कम उसकी लाश लेकर आओ, और तब तक अच्छे से क्लैन की इन्वेस्टिगेशन करो। और फिर सीन चेंज होकर वापस उस लाशों के रेल में पहुंच जाता है, जहां पर वे दोनों अभी भी उस जगह पर गुम कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे जा रहे हैं। और वहां जाते वक्त रास्ते में जब भी आसपास से हमला करने के लिए ज़ॉम्बी आते हैं तो लिन मोयू बिना किसी मुश्किल के आराम से जमीन में से नुकीली हड्डियां बाहर निकालता है और उन्हें लटका देता है। तो वो सब देखकर राजकुमारी का ध्यान उन सभी लाशों की ओर ही चिपका रहता है। तभी लिन मोयू राजकुमारी को बातें करते हुए पूछता है, तुम कह रही हो कि तुम्हारा प्रोफेशन होली शील्ड वॉरियर है? तो लिन मोयू की आवाज सुनकर राजकुमारी का ध्यान वापस लिन मोयू की ओर जाता है और लाल गाल में खुशी के साथ कहती है, हाँ, ये एक स्पेशल दुर्लभ प्रोफेशन है जो शाही खून वालों को ही मिलता है। बिल्कुल जैसे नी परिवार के लोगों के पास लीजन ओवरलॉर्ड का प्रोफेशन है, बिल्कुल वैसे ही सिर्फ हमारे डोंग फेंग क्लैन के पास ही होली शील्ड वॉरियर का प्रोफेशन है। फिर राजकुमारी खुशी खुशी अपने प्रोफेशन के बारे में डिटेल में बताने के लिए 2 उंगली ऊपर करके गिनाती हुई कहती है, हम होली शील्ड वॉरियर के पास नाइट और वॉरियर्स दोनों की स्किल मौजूद होती है। डिफेंस की ताकत नाइट से ज्यादा कम नहीं है और अटैक की ताकत बर्जरकर को भी टक्कर दे सकती है। ये सचमुच बहुत ताकतवर है। लेकिन इतना कहने के बाद राजकुमारी तुरंत चुप हो जाती है और लिन मोयू की ओर पीछे से देखकर थोड़े उतरे हुए चेहरे के साथ मन में कहती है, सिर्फ लिन मोयू के सामने ही कोई भी प्रोफेशन ताकतवर नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि मैं अपनी होली शील्ड वॉरियर के प्रोफेशन पर गर्व करने वाली को भी इस लाशों के रेल में जिंदा रहने के लिए उसके प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तभी वहां पर अचानक वापस गड़गड़ाहट की आवाज के साथ तेज हवाओं में उसी जहरीले पानी की बारिश होना शुरू हो जाती है। तो लिन मोयू रुककर उसकी ओर देखने लगता है और तभी उस बारिश के बीच में वापस कड़ाके की आवाज करती हुई जोरों की बिजली नीचे जमीन पर मौजूद लड़खड़ाकर चलते हुए ज़ॉम्बी की ओर गिरने लगती है। तो तुरंत करके आगे बढ़ रहे ज़ॉम्बी के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि लो लेवल लाशों का लेवल 15 हो चुका है, यानी वापस अपग्रेड हो गए। तो ये नजारा देखकर लिन मोयू मन में कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था, वे सभी वापस इवॉल्व हो गए। इतना कहकर पीछे राजकुमारी की ओर देखता है और फिर डिटर्मिनेशन के साथ आगे की ओर देखकर राजकुमारी को कहता है, मैं बिजली से अपने आप को झटका लगवाने का ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो अचानक लिन मोयू के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजकुमारी बहुत बड़े टेंशन में आ जाती है और सर कसकर पूछती है, हाँ, क्या कहा तुमने? लेकिन लिन मोयू राजकुमारी को इस बार कोई भी जवाब देने के बजाय वहां से भागकर बिजली की ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, कुछ नहीं, तुम बस यहीं पर मेरा इंतजार करना, कहीं पर जाना मत। तो ऐसे लिन मोयू को सचमुच उस बिजली की ओर आगे बढ़ता हुआ देखती है तो वो राजकुमारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पसीने के साथ चिल्लाकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वापस लौट आओ। लेकिन लिन मोयू तो बिल्कुल भी रुकने के बजाय फुल स्पीड में उस बिजली की ओर आगे बढ़ने लगता है और जाते जाते उन जहरीली बूंदों के बीच में स्माइल के साथ अपने ऊपर लगा हुआ स्केलेटन आर्मर भी गायब करने लगता है और मन में कहता है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा अनुमान गलत नहीं निकलेगा। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो यहाँ पर मजे चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जान के साथ पूरे डोंग फेंग घराने की जान जुड़ी हुई है। खैर, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना यह है
कि पहले तो अपना भाई मजे करने के लिए जो अभी रिस्क ले रहा है उसका क्या परिणाम आएगा, क्या उससे सच में कोई फायदा होगा या फिर बिजली का झटका सीधा लिन मोयू पर पड़ने की वजह से उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, जिसके पीछे पूरे डोंगफेंग घराने की हालत भी बिगड़ जाएगी। फिर लिन मोयू और राजकुमारी यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस सीक्रेट रैम तक पहुंच पाएंगे या नहीं, जिसके बीच में क्या क्या मुसीबतें आएगी और क्या क्या लाभ मिलेंगे। फिर वहां बाहर उन गद्दार अंकल को ढूंढने के लिए सभी लोगों को जो काम पे लगाया है वो कैसा रहेगा। फिर जब अपने दोनों मास्टर को लिन मोयू के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जब इसके बारे में अपने भाई की बड़ी बहन को पता चलेगा तब वो क्या करेगी, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।